नमस्कार प्रिय प्रतियोगी मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल यूपी पीसीएस मेकर पॉइंट व मेरे ऐप प्रयागराज पीसीएस निबंध में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, अस्वस्थता के कारण कुछ दिन आपकी क्लास बाधित हुई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं और पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा के लिए, जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल है और अधिकांश हमारे प्रतियोगी मित्र गलती कर बैठते हैं, जबकि सबसे सरल टॉपिक है सारणी रूप, जिसे हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। हमारे अधिकांश प्रतियोगी मित्र जिसे टेबुलेशन भी कहते हैं। यह सारणी रूप क्यों उपयोग किया जाता है, सबसे पहले इसे जानने की जरूरत है। चूंकि लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन ये नहीं जान पाते कि इसका उपयोग क्यों है, क्या इसकी आवश्यकता पड़ी। चूंकि सरकारी कार्यालय में या बड़े विभाग में वर्ष भर पत्राचार चलता रहता है, पत्र आता है और पत्र जाता है। उन पत्रों को कभी कभी पलटने में या देखने में आपको असुविधा होती है। 1 साल बाद 2 साल बाद आपको उस पत्र की आवश्यकता हुई, उस पत्र में क्या लिखा था यह जानने की जरूरत पड़ी, तो आपको पूरी पत्रावली पलटनी पड़ती है। इसी समस्या से बचने के लिए टेबुलर फॉर्म का सारणी रूप का जन्म हुआ। इसमें एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में विभिन्न कॉलम बने होते हैं। और जिस टेबुलर फॉर्म की चर्चा मैं करने चल रहा हूं, इसमें कुल 6 कॉलम है, कुल 6 पंक्तियां बनी हुई हैं। इन 6 विभिन्न पंक्तियों में आवश्यक जानकारी को हम नोट कर देते हैं। उससे हमें जरूरत पड़ने पर कभी भी आवश्यकता पड़ी तो हम पलट करके देख लिए उस पत्राचार में, उस पत्र क्रमांक में प्रेषक कौन था, प्रेषकी कौन था, या विषय वस्तु क्या थी, हम आसानी से समझ लेते हैं। कभी कभी सुनने में मिलता है, अखबार में पढ़ने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखने को मिलता है कि फला ऑफिस में आग लग गई या चोरी हो गई। तो ऐसे में हमारे रजिस्टर में दर्ज यह डाटा या रिकॉर्ड हमें मदद करता है कि वह रिकॉर्ड क्या था, वो पत्र क्या है जिसमें इसकी चर्चा की गई। आइए देखते हैं, हम 2014 के आरओ मेंस में आए हुए एक पत्र को हम टेबुलर फॉर्म में बदलते हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे हम टेबुलेशन करते हैं। बहुत सरल है, आप उसको एकदम बैठा के रखिएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको कॉपी एग्जाम में मिलेगी, ऐसे कॉपी मिलेगी आपको, क्योंकि पेपर का कलेक्शन है मेरे पास विभिन्न वर्षों का, तो ऐसे ही आपको कॉपी मिलेगी। कुछ मित्र हमारे ऐसे में ध्यान दीजिएगा, आप स्केल लेके जरूर जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, स्केल की जरूरत यहां पे पड़ेगी आपको। पहला हो गया क्रम संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहला क्या हो गया, क्रम संख्या। जो दूसरा बनाएंगे आप, वो पत्रांक का होगा। कुछ मित्र इसे पत्र संख्या भी लिखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो पत्र संख्या लिखें, आप चाहें तो पत्रांक लिखें। तीसरे में भी थोड़ी सी स्थिति इधर उधर की बनती है, लेकिन एक चीज फिक्स है, दिनांक। दिनांक व स्थान,
वर्तमान में ट्रेंड चला है स्थान का भी, पहले तो दिनांक ही नोट किया जाता था यहाँ पे, तो अब दिनांक व स्थान दोनों लिया जाने लगा है। तो आप अपने पेपर में देख लीजिएगा, प्रश्न पत्र में अगर वहां पे दिनांक के साथ स्थान की चर्चा हो तो स्थान यहां लिखिएगा कॉलम में, अदरवाइज केवल दिनांक लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ गए ना। अगर आपके पेपर में जो पत्र प्रेषित हुआ है तो जहां वहां दिनांक लिखा रहता है, जस्ट उसी के बगल में स्थान भी लिखा रहता है, लखनऊ 30 जुलाई 2020 ऐसे लिखा रहेगा, तो हमें इसका मतलब है कि लखनऊ का भी उल्लेख करना है। और अगर स्थान की चर्चा नहीं है प्रश्न पत्र में तो हम केवल दिनांक यहां लिखेंगे, वह स्थान नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब ये बात हुई क्रम संख्या, पत्रांक, दिनांक व स्थान। इसके बाद का जो कॉलम बनेगा वो होगा प्रेषक का। ये प्रेषक का हो गया। अब प्रेषक किसी को भेजेगा पत्र, तो चाहे उसको प्राप्तकर्ता कहें और चाहे और शुद्ध भाषा में, हिंदी की भाषा में प्रेषकी कहें। तो अगला जो कॉलम बनेगा, कुछ मित्र इसे प्राप्तकर्ता लिखते हैं, कुछ प्रेषकी लिखते हैं, दोनों सही है जो आप लिखना चाहें। तो मैं दोनों लिख दे रहा हूं, लेकिन लिखना आपको एक ही है, ध्यान दीजिएगा। चाहे आप प्राप्तकर्ता लिखेंगे और चाहे आप प्रेषिती लिखेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको लिखते हैं, लेकिन लिखना एक ही है, मत करिएगा, दोनों लिख दीजिएगा। अगला क्या है, अगले का भी व्यवस्था कुछ ऐसी ही है, ये थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप विषय वस्तु लिखते हैं, या दूसरे संदर्भ में कहें तो कुछ मित्र इसे विषय व आशय लिखते हैं। चाहे आप इसे विषय वस्तु कहिए या इसे विषय व आशय, लिखना एक ही है। चाहे आप विषय लिख दीजिए, विषय व आशय लिख दीजिए, और चाहे विषय वस्तु लिख दीजिए, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन ये 6 कॉलम बनना जरूरी भैया। और ये नीचे तक पूरा मिला होना चाहिए, लाइन इसकी सीधी होनी चाहिए जिससे देखने में भद्दा न लगे, इसलिए स्केल लेकर जरूर जाइएगा, छोटी स्केल आप लेकर के जाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बताया आपको कॉपी ऐसे मिलेगी, ऐसे पेज होगा, उसमें बीच में कॉलम बना रहेगा। तो बीच में जो कॉलम बना रहता है उसमें जगह कम होता है, तो कभी कभी आपको ऐसे में लिखने में समस्या इसमें आती है, तो आप जरूरत पड़ने पर ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखने में अच्छा लगेगा, पर्याप्त स्थान मिलेगा और आप आसानी से बना भी लेंगे। ऐसे में आप बनाएंगे तो हो सकता है कि आपके पास स्थान कम मिले, आप बड़ा अच्छा लिखते हो तो आपको हो सकता है लिखने में दिक्कत हो, तो जैसा आप उचित समझिएगा, ज्यादा बेटर ऐसे में होगा, अन्यथा आप ऐसे तो बना ही सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये 6 कॉलम जरूर बनाएगा, इसको याद रखिएगा, हमें 6 कॉलम बनाना है। और किसमें क्या रहेगा ये फिक्स है, ये नहीं है कि आप दिनांक व स्थान वाले को पहले रख लेंगे, पत्रांक को बाद में, इनका क्रम आपको याद रहना चाहिए। अब ये जो क्रम संख्या की चर्चा है, जैसे मैं 2014 का पत्र आपको भेज दिया हूं पीडीएफ में, फॉर्म में आपके पास उपस्थित है, आपने टेलीग्राम चैनल पर ओपन करेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा, मैं उसी की चर्चा करने चल रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, आप भी उस पत्र को खोलिए और देखिए क्या मैं कहा हूं, प्रश्न पत्र में क्या कहा है, क्या मुझे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 15 नंबर का है, निम्नलिखित पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में सार लिखिए। चलिए अब इसका सार लिखना है। उसमें लिखा है कि पत्रांक 24/15/02/21 2015, मतलब 2415 2415 02/21/2015 ये पत्रांक है। इसके बाद दिनांक का कॉलम बना है, लेकिन दिनांक पड़ा नहीं है, और जिसकी चर्चा नहीं होगी वहां पर आप डॉट लाइन का प्रयोग करेंगे, भी मैं प्रयोग करने चल रहा हूं। तो जो पहला पत्र होता है उसकी चर्चा पहले में क्रमांक नंबर 1 डाल करके करेंगे, ठीक।
ये डेट वाइज बनता है तो उसी हिसाब से रहता है ये। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने लिख दिया 1। अब इसमें कहा क्या है, पत्रांक है। आइए पत्रांक की चर्चा कर दें। 2415 02 मतलब 02 21 ग 2015। मैंने इसकी चर्चा पत्रांक में कर दिया। अब दिनांक में यहां पे कुछ नहीं है, खाली स्थान है, दिनांक लेकर के खाली स्थान छोड़ा गया है। अगर खाली स्थान छोड़ा गया है तो मुझे भी खाली स्थान ही छोड़ना है। तो ये नहीं कि सुब्रेन छोड़ देंगे, हम डॉट डॉट का प्रयोग कर देंगे, मतलब इसमें मेरे पास कुछ नहीं लिखना है, ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे। अब ये काम जिस भी कॉलम में हमें कुछ नहीं मिलेगा वहां ऐसे ही करेंगे हम। अगर प्रेषक में नहीं मिला, सॉरी प्रस्तुति में या इसमें कुछ नहीं मिला तो ऐसे ही कर देंगे। अगर मान लीजिए पत्रांक नहीं लिखा तो उसकी जगह हम इसे डॉट डॉट का प्रयोग कर देंगे, लेकिन कॉलम जरूर बनेगा, ये नहीं कॉलम छोड़ देना है आपको, ऐसा नहीं करना है। अब लिखा है कि प्रेषक सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। आइए इसे लिखें, सचिव, चूंकि प्रश्न पत्र में लिखा रहेगा प्रेषक एकदम स्पष्ट रहेगा, सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। जैसे काम इसमें लगा रहेगा वैसे ही काम आप लगाएंगे, भारत सरकार नई दिल्ली। चलिए ये भी हो गया भाई। अब प्राप्तकर्ता या प्रेषती मतलब सेवा में, जिसको सेवा में लिखा रहेगा उस पर चर्चा करना है आपको। आइए देखें, सेवा में क्या लिखा है, मुख्य सचिव कमा शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। ये प्राप्तकर्ता हो गए, मतलब प्रेषित हो गए, ये प्रेषक हो गए, ये इतना काला मरा पूरा हो गया। अगला बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट, सारी ताकत सारी ज्ञान का परीक्षण यहीं पर है। कुछ मित्र क्या करते हैं कि पूरा का पूरा प्रार्थना पत्र ही इसी में नोट कर देते हैं, वो काम आपको नहीं करना है। आप बखूबी खूब अच्छे से आराम से 15 नंबर का है तो ऐसा नहीं कि उसका मतलब यही है कि 15 नंबर बहुत आसानी से आप नोट करके ले लोगे। इसी में तो मुख्य चीज है, इसी में आप कितने संक्षिप्त ढंग से पूरी बात को समाहित करते हैं, वही तो आपकी कला है। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि विषय, कुछ मित्र क्या करते हैं ये विषय जिसमें दिया है वही नोट करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको पत्र पढ़ करके भी चूंकि विषय वस्तु है तो आपको उसका स्पष्टीकरण देना है, संक्षिप्तता देना है, सारांशतः देना है, लेकिन देना है। तो पहले पत्र को पढ़िए आप। महोदय, मुझे आपको यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि भारत सरकार पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुई उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की विसंगतियों को लेकर अत्यधिक चिंतित है। पहले पत्र पढ़ लीजिए पूरा, तब मैं बता रहा हूं कैसे निकालेंगे आप। क्योंकि इन विसंगतियों के शिकार मेधावी छात्र अवांछनीय एवं आपराधिक लोगों से जुड़कर देश की छवि को धूमिल करते हैं और राज्य राष्ट्र को क्षति पहुंचाते हैं। इस स्थिति में भारत सरकार का विचार है कि इस प्रकार की विसंगतियों से जुड़े उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर कड़ी नजर रखी जाए। फिर नई लाइन से, उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रवेश नीति के अनुपालन न कराने में संभव है कि कुछ पूंजीपतियों, नेताओं और माफियाओं का हाथ हो। ऐसी स्थिति में इन सभी अवांछनीय लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए
और आवश्यकता पड़ने पर इन पर उचित कार्यवाही भी की जाए। साथ ही उच्चतर शिक्षा संस्थानों के जुड़े लोगों पर सख्ती से कार्यवाही की जाए। आपने पूरे पत्र को पढ़ लिया, नहीं समझ में आ रहा दोबारा पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको विषय वस्तु समझ में आ जाएगी कहना क्या चाह रहा। ध्यान दीजिए, पूरा पत्र आपने देखा, ये पत्र मैंने आपको भेजा हुआ है पीडीएफ में, आप उसे देखिएगा। तो इसमें आपको विषय वस्तु क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, पहली पंक्ति में, मुझे आपको यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि भारत सरकार पिछले दिनों, इतनी बात, एक तरह से भारत सरकार की चर्चा तो है, उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में किस चीज की चर्चा है, किसके संदर्भ में आप बात कर रहे हो तो बताना पड़ेगा ना। तो अब यहीं से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में हुई, मैं नोट कर रहा हूं, हो सकता है जगह कम पड़े लेकिन समझाने की कोशिश में कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हुई उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की विसंगतियों ध्यान दीजिएगा, चूंकि भारत सरकार चिंतित है किससे, उत्तर प्रदेश में हुई उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की विसंगतियों को लेकर अत्यधिक चिंतित है। हमें नहीं लिखना चिंतित है, हमें लिखना है कि उत्तर प्रदेश में हुई उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की विसंगतियों के संदर्भ में ध्यान दीजिएगा, आगे पत्र को पढ़िए क्या कह रहा है। क्योंकि इन विसंगतियों के शिकार मेधावी छात्र अवांछनीय एवं आपराधिक लोगों से जुड़कर देश की छवि को धूमिल करते हैं, ये सब चर्चा इसमें नहीं करना, ये तो व्याख्या है एक तरह से उसकी, और राज्य राष्ट्र को क्षति पहुंचाते हैं। इस स्थिति में भारत सरकार का विचार है किस प्रकार की विसंगतियों से जुड़े उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर कड़ी नजर रखी जाए। उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रवेश नीति के अनुपालन न कराने में संभव है कि कुछ पूंजीपतियों, नेताओं और माफियाओं का हाथ हो। ऐसी स्थिति में इन सभी अवांछित लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए। मुख्य चीज पे आइएगा, पहला चीज तो यह हुआ कि इसके संदर्भ में बात किया जा रहा है, दूसरी बात क्या है, क्योंकि आपके विषय में भी चर्चा है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की समस्या, तो मैंने देखिए नोट कर लिया एक तरह से इनडायरेक्टली कि उत्तर प्रदेश में हुई उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की विसंगतियों के संदर्भ में। अब भाई विषय वस्तु समझानी है तो मुझे कुछ और बातें लेनी है, तो मोस्टली देखने की मिलता कोई भी पत्र हो उसके पहली दूसरी पंक्ति और अंतिम 2 या 3 पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण होती है, वहीं से विषय वस्तु निकल करके सामने आती है। कभी कभी किसी भी पत्र में बीच में भी कुछ मैटर होता है तो उसको ले लेना चाहिए, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं कि आपका गलत हो जाएगा, लेकिन सारांशता हो, संक्षिप्तता हो और पूरी बात समझ में आ जाए। अब मैं इसमें क्या लेने जा रहा हूं, नीचे ध्यान दीजिएगा कि ऐसी स्थिति में इन सभी, तो हम अब इन सभी नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम किस पर कार्रवाई की बात करने चल रहे हैं उसको देखिएगा, अवांछित लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए। तो अब लिखेंगे हम के संदर्भ में, अवांछित लोगों पर कड़ी नजर रखने, अवांछित लोगों पर कड़ी नजर रखने, लिखे हैं कि कड़ी नजर रखी जाए और आवश्यकता पड़ने पर उन पर उचित कार्यवाही भी की जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अवांछित लोगों पर कड़ी नजर रखने व
उचित कार्यवाही व उचित कार्यवाही के संबंध में हो गया आपका टेबुलेशन, हो गया आपका टेबुलर फॉर्म। मैंने इस पूरे पत्र को मैंने नोट कर दिया, आप इसको पढ़ें और मेरे पत्र को पढ़ें, आपको पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाएगा कि सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ने मुख्य सचिव शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को पत्र भेजा है। इस संदर्भ में भेजा है कि उत्तर प्रदेश में हुई उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की विसंगतियों के संदर्भ में अवांछित लोगों पर कड़ी नजर रखने व उचित कार्यवाही के संबंध में। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आपको परीक्षा में भी करना है। ये 15 नंबर का है। लेखन कला का, राइटिंग का बड़ा प्रभाव है इस पर। आप साफ स्वच्छ सुथरा लिखेंगे, देखने में अच्छा लगे, आकर्षक लगे। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही आड़ा तिरछा कोई पंक्ति खींच दें पेन से ही तो देखने में भद्दा लगे। आप स्केल लेके जाइएगा, अच्छे डिजाइन में अच्छे ढंग से बनाइएगा, जिससे आपको प्रभावी अंक मिल सके। अब एक चीज और ध्यान देना है मित्रों, परीक्षा का समय नजदीक है और आपके पास सभी पत्रों का पीडीएफ प्रारूप, निबंध का पीडीएफ उपलब्ध है। और मैंने मैक्सिमम निबंध में आपको प्रस्तावना लिखने, फ्रेमिंग करने की कला, निबंध कैसे लिखा जाता है, मुख्य भाग की व्यापक चर्चा मैंने आपसे किया। मेरा उद्देश्य नहीं है कि मेरा जो बनाया हुआ वीडियो है या पीडीएफ फॉर्म है आप उसको रटें, ये बिल्कुल इरादा नहीं है, न इस इरादे से मैं पढ़ाता हूं। मेरा उद्देश्य ये जरूर है कि आप में से जो भी मित्र जुड़े हैं, नामांकित हुए हैं, वो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। वो 10 निबंध का पीडीएफ जरूर एक बार रिवाइज कर लें। इसके साथ साथ आपको जो और भी लगे महत्वपूर्ण, कुछ तो मैंने भी शेयर किया है, कुछ आपको और जो लगे महत्वपूर्ण उन पर भी विचार करें, मंथन करें। कुल मिलाकर के निबंध में एक कला है, उस कला को आपने पकड़ने की कोशिश यदि किया होगा तो अब आपको दोबारा कहीं निबंध पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली कला फ्रेमिंग है, जिसको फ्रेमिंग करना आ गया, ये मान के चलिए 50% उसका निबंध तैयार हो गया। 25% उसके प्रस्तावना पर है और 25% में मुख्य भाग और उपसंहार है, जिसमें उपसंहार की भी महती भूमिका है। और आपका मुख्य भाग भी भरा हुआ हो तभी अच्छा लगेगा देखने में। आप प्रस्तावना को अच्छा लिखने का प्रयास करें। कुछ मित्र हमारे प्रस्तावना को रट रहे हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। हो सकता है कि आपका परीक्षा में नुकसान हो जाए कि अगर आप एक पंक्ति भूल गए तो 10 बार उसको आप रिमाइंड करेंगे, कहीं छत को देखेंगे, कहीं पेज को देखेंगे, फिर माथा ठोकेंगे। ऐसा ना करना पड़े। आप स्वयं से अपनी प्रस्तावना बनाएं और आपकी प्रस्तावना हमारी प्रस्तावना से भी बेहतर होगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप अपने मौलिकता को लाइए, ना तो आप किताबी लैंग्वेज का प्रयोग करिए, ना तो मेरे नोट्स का पीडीएफ नोट्स के मैटर को कॉपी करने का प्रयास करिए। पढ़िए सब, समझिए सब, मौलिकता आपकी चले, मौलिक बने आप। इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि आप अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें। ये नहीं है कि आपको सभी वीडियो दे दें हम, नहीं इसको सुनते रहो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हम ये गलतफहमी नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि आप एक अधिकारी हैं, चाहे समीक्षा अधिकारी के रूप में हो या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के रूप में हो या पीसीएस ऑफिसर के रूप में हो, आपको बरगलाया नहीं जा सकता। आपको मोटिवेट करने की जरूरत है। मैं मोटिवेट कंटिन्यू आपको कर रहा हूं। मेरा प्रयास है कि आप अच्छा अंक प्राप्त करें। आप मेहनत करें, स्वयं से जुटें। सभी पीडीएफ आपके पास है, बस आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना है कि कैसे कैसे में फ्रेमिंग पर काम करना है। कोई नया निबंध आ जाए, कैसे उसको हैंडल करना है। लिखिएगा जरूर, छोड़िएगा कतई मत। 3 निबंध मुख्य परीक्षा में समीक्षा अधिकारी के आरओ में आएगा। कुल मिला के 9 रहेगा, 9 में आपको 3 करना होगा। पहला निबंध बहुत अच्छा हो, ये प्रयास करिएगा, उसमें अच्छा समय भी दीजिएगा। दूसरा भी ठीक हो। तीसरे में हो सकता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाए, समय कम पड़े, तो इसलिए पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव होता है। पहला निबंध अच्छा लिखने का प्रयास करिएगा। कुछ मित्र ऐसा करते हैं
कि सोचते हैं कि सभी तीन के तीनों निबंध सबसे अलग लिखें, हट के लिखें। अच्छी बात है, लेकिन ये रिस्क तब लीजिए जब आपको उसके बारे में पर्याप्त जानकारी हो, अन्यथा आप अपना बना बनाया हुआ खाना बेकार ना करें। मतलब जो आपको तैयार है पहले से, जिसमें आपको सोचना नहीं है ज्यादा, उसको लिखना ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन प्रयास ये करें कि पहला निबंध अगर अलग हो जाने से, मतलब जो आपके समझ में आए कि मैक्सिमम लोग लिख रहे होंगे, अगर उसको आप ना लिखें तो ज्यादा बेहतर है। और यदि कोई विकल्प नहीं है, यदि आपको लग रहा है कि मेरे पास पर्याप्त मैटर नहीं है, तब आप वही निबंध लिखिए जो सब लिख रहे हैं। ऐसा ना हो कि जो सब लिख रहे हैं वो ना लिखेंगे, इस चक्कर में आपने कोई टेक्निकल टफ निबंध उठा लिया जिसके बारे में आपके पास मैटर ही नहीं है, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, आप जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो ये गलती ना हो। बाकी पढ़ते सभी हैं, लिखना अपने मन से ही है, वहां पे पेन अपने हिसाब से चलती है। और अच्छा लिखने का प्रयास करिएगा, लेखन कला पर ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन जरूर करिएगा, उससे आपके अंक पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, प्रभावी नंबर मिलेगा आपको। फिर ऐसे ही मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा। आज की कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।